हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए जियोलॉजी का कुछ ऐसा मसाला देने वाला हूँ, कुछ ऐसा मटेरियल्स देने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ, जियोलॉजी क्लास 11th का एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट्स आ रहा था कि जियोलॉजी का कोई मटेरियल भी अवेलेबल्स नहीं है, या फिर आपको मॉडल सेट भी कभी नहीं आता है जियोलॉजी का। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका मॉडल सेट आपको कभी मिलता ही नहीं है बोर्ड की तरफ से, जैक बोर्ड की तरफ से। जैसे कंप्यूटर साइंस का नहीं मिलेगा आपको, जियोलॉजी का नहीं मिलेगा। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी विषयों का मिलता है, लेकिन स्पेशली आपको अभी मैं जियोलॉजी पे फोकस करने वाला हूँ। तो जियोलॉजी का जो MCQ आज मैं आपको देने वाला हूँ वो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, और साथ ही साथ ये चैप्टर 1 का है, ध्यान रखिएगा। और सारा क्वेश्चन को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप वीडियो को देखिएगा तो एक अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के ही बैठिएगा, और वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ उसको लिखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सारे क्वेश्चन को। और ये चैप्टर 1 है, याद रखिएगा। फिर मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का MCQ आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दे दूंगा, और इसके बाद आप किसी भी एग्जाम में जाइए, केवल बोर्ड का ही एग्जाम में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका इधर उधर हो सकता है, तो इस बात से आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका स्टार्टिंग 7 नंबर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल इसमें आपको 21 क्वेश्चन मिलेगा। 21 मतलब 21 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन है जियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, और साथ ही साथ सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए है चैप्टर 1 में। उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट इसको समझिएगा और जाके एग्जाम में टिक मारना है आपको। तो सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में कैसे जानते हैं, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वो कैसे बना, इस बात के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलता है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में एक परिकल्पना है, मतलब एक वैज्ञानिक ने कुछ कल्पना किया, क्योंकि उतने उस समय तो कोई यहाँ मौजूद था नहीं। तो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक परिकल्पना दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको बोला था नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? परिकल्पना। मतलब कल्पना किया उस वैज्ञानिक ने कि देखिए हमारा सौरमंडल ऐसे बना होगा। तो नेबुलर हाइपोथेसिस एक ऐसा सिद्धांत है जिसको अगर आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये सौरमंडल दिख रहा है, जिसमें कि 8 ग्रह, बीच में सूर्य, इस तरह से ये जो हम लोग को दिखता है वो कैसे बना। तो इस बात की अगर जानकारी चाहिए तो एक सिद्धांत का यूज करना है, उसको बोलते हैं नेबुलर सिद्धांत या नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसके आधार पे आप उसके बारे में जान सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है कि नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो किसने दिया। ठीक है भाई, ये तो किसी वैज्ञानिक ने दिया होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। नेबुलर हाइपोथेसिस एक जर्मन देश, आप नाम सुने होंगे, वहीं के एक विद्वान थे, वहीं के एक फिलोसफर थे जिनका नाम था इमानुएल कांट। जी हाँ, इमानुएल कांट, इन्होंने ही दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस। और वैसे ये मेरे गुरुदेव भी हैं। इमानुएल कांट के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े फिलोसफर हैं। संसार के सबसे विद्वान में ये आते हैं। केवल ये साइंस में ही नहीं, बहुत सारे विषयों में इनका योगदान आपको मिलेगा। तो इमानुएल कांट ने ही बताया नेबुलर हाइपोथेसिस दे करके कि हमारा सौरमंडल कैसे बना, किस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये दोनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, जॉट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और साथ ही साथ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं कि बिग बैंग का घटना, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कि जो बिग बैंग का घटना, आखिर बिग बैंग क्या है भाई। तो देखिए, बात ऐसा है कि हमारा, ये तो खैर सौरमंडल का बात मैंने अभी किया, लेकिन हमारे सौरमंडल के अलावा भी इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, उस बात को जानने के लिए एक सिद्धांत है जिसको बोला जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जैक बोर्ड या कोई भी बोर्ड कि बिग बैंग का घटना आखिर कब घटा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है 13.7 अरब साल पहले की बात है। ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसको बोला जाता है बिग बैंग विस्फोट, और उसी से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये जियोलॉजी का आपका क्वेश्चन है, आप सामने देख सकते हैं, और इसको लिखते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। और साथ ही साथ देखिए कि हमारा सौरमंडल जो है
वह कब बना, वो मतलब कितने साल पहले बना। तो याद रखिएगा हमारा सौरमंडल बना 4.6 अरब साल पहले की बात है। और ये बिग बैंग का घटना कब हुआ, तो ये हुआ 13.7 अरब साल पहले हुआ। ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा सौरमंडल कितना पुराना है, तो 4.6 अरब साल पुराना है। और बिग बैंग का घटना कब घटा, तो 13.7 अरब साल पहले घटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए सौरमंडल का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को आप 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आपने इसको स्टडी किया होगा। हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं, तो देखिए 8 ग्रह हैं अभी वर्तमान में। ऐसे 9 थे, लेकिन प्लूटो को किसी कारणवश उससे ग्रह का जो है कि कैटेगरी छीन लिया गया है। कुछ उसका मिसबिहेवियर था, एनोमली था उसके बिहेवियर में, इसलिए उसका ये क्या बोलते हैं प्लानेट का दर्जा उससे छीन लिया गया है। तो अभी हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह बचे हुए हैं, 8 प्लानेट बचे हुए हैं। आपको शायद ये पता होगा। अब देखिए हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, किस गैलेक्सी में रहते हैं। इंग्लिश में बोले इसको गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, आकाश गंगा। आप इसको सैमसंग गैलेक्सी ना समझे, तो गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। तो याद रखिएगा हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उस ग्रह का नाम क्या है, पृथ्वी। तो पृथ्वी किसका हिस्सा है, तो पृथ्वी हिस्सा है सौरमंडल का। किसका हिस्सा है, सौरमंडल का। और ये सौरमंडल किसका हिस्सा है, याद रखिएगा ये सौरमंडल हिस्सा है गैलेक्सी का, आकाशगंगा का। मतलब हमारे आकाशगंगा में और भी कई लाख कई करोड़ सौरमंडल हो सकते हैं। और ये गैलेक्सी किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है ब्रह्मांड का। इसका मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मांड हुआ। और इस ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी मिलेंगे, इस गैलेक्सी में कई सौरमंडल मिलेंगे, और इस सौरमंडल में कई ग्रह मिलेंगे। मतलब कई लाखों करोड़ों ग्रह भी हैं जिनके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट धीरे धीरे इन सब चीज़ों का पता लगा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और फिजिक्स की सहायता से हम लोग ये भी बहुत जल्द कैलकुलेट करने में शायद कामयाब हो सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, या हमारे ब्रह्मांड का किनारा कहाँ है, एज कहाँ है। इसके लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स जो कि आप पढ़ते हैं एमएससी हायर साइंस में, उसका यूज करके ये सब किया जा रहा है। लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है किस आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो ये सारा चीज़ है, ये सारे क्वेश्चन को आप जॉट डाउन करते चलिएगा, लिखते चलिएगा, और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये भी आप लिखते चलिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला यानी कि ब्राइटेस्ट प्लानेट ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह जो है वीनस, शुक्र है। यानी कि शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा, इवनिंग स्टार जो है, इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये शुक्र को ही कहा जाता है, वीनस को ही कहा जाता है, क्योंकि शाम को आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं। आई थिंक शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको आप अपने डायरेक्ट अपनी नंगी आंखों से भी ऊपर की ओर देखें तो शुक्र आपको नजर आएगा। तो इस तरह से जो है कि ये इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। या अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब याद रखिएगा कि एक और क्वेश्चन है कि भोर का तारा, याद रखिएगा भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर वीनस यानी शुक्र ही है। ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजन हो सकता है। तो शुक्र को ही बोला जाता है भोर का तारा या सुबह का तारा। आप सुबह भोर में भी इसको देख सकते हैं, सांझ को भी, शाम को भी देख सकते हैं। दैट इज इसीलिए इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। अब एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि इस धरती पर सबसे गहरा भाग कहाँ है, मतलब सबसे नीचे जमीन के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं तो कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं, और वह पॉइंट कहाँ पे स्थित है। ये देखिए क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर, ये मेरियाना ट्रेंच नाम का एक जगह है जो कि 11 किलोमीटर, कितना 11.2 या 4 समथिंग है, लेकिन आप याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर। इसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त। ये कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है पश्चिमी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब क्या होता है, इसको ये बोला जाता है प्रशांत महासागर का, शायद आपने नाम सुना होगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में एक पॉइंट स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। उस पॉइंट का नाम क्या है, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। याद रखिएगा मेरियाना ट्रेंच जो है इस धरती का सबसे गहरा भाग है। यानी कि हम लोग कितना अंदर तक जा चुके हैं, तो 11.2 या समथिंग 4 किलोमीटर अंदर तक जा चुके हैं।
इस तरह से जो है कि ये सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसका एडवांटेज मिलता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हल्के में न लें। और जियोलॉजी आपका डायरेक्टली साइंस से कनेक्टेड एक सब्जेक्ट है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि जिसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और आज आप इसको जियोलॉजी में पढ़िएगा। तो देखिए जो सबसे ये क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पुराने ऑब्जेक्ट का, वस्तु का आयु यानी एज हम कैसे पता करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि देखिए यह जो वस्तु है 5000 साल पुराना कोई एक मतलब वस्तु मिला इतिहासकार को, या फिर 10,000 साल पुराना मिला। आखिर ये कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु कितना साल पुराना है, कई लाख साल पुराना है। तो याद रखिएगा इस तरह से हम लोग किसी भी पुराने वस्तुओं का आयु का पता लगाने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। तो उस विधि का नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका आंसर इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। याद रखिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, या फिर इसका एक और नाम है कार्बन डेटिंग विधि। ध्यान से देखिएगा कार्बन 14। कार्बन 14 क्या होता है, तो कार्बन के जो है कि आपको पता है दो तरह के आपको इसके आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं। कार्बन जो है कार्बन 2 अवस्था में पाया जा सकता है, जिसमें कि पहला जो है इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, लेकिन एक का एटॉमिक मास 12 होता है, एक का 14 होता है। ये जो है कि कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन 14 का यूज करके हम लोग किसी भी जो है कि वस्तु का ये पता लगाते हैं आयु, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्बन 14 डेटिंग विधि। या फिर इसका एक और नाम है, सिंपल नाम बोले तो कार्बन डेटिंग विधि। याद रखिएगा किसी भी पुराने वस्तु का आयु पता लगाने की विधि का क्या नाम है, कार्बन डेटिंग विधि। आप इसको क्लास 12 केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स है वहाँ पे आपको मिलेगा, हाफ लाइफ पीरियड वगैरह निकालने में या कोई भी और फिजिक्स में भी आपको मिलेगा। जब मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़िएगा क्या, न्यूक्लियस, तो वहाँ पे भी ये मिलेगा। तो खैर ये तो साइंस का बात हो गया, लेकिन यहाँ पर भी इतना जानिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो हेवी एलिमेंट क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हेवी एलिमेंट। हिंदी में बोले तो भारी तत्व क्या है। तो भारी तत्व याद रखिएगा, जियोलॉजी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो भारी तत्व याद रखिएगा कि परमाणु संख्या 92, परमाणु संख्या 92 से ऊपर वाले जितने भी तत्व हैं, 92 किसका होता है, यूरेनियम का। तो यूरेनियम से ऊपर के जितने भी तत्व हैं सबको जो है कि भारी तत्व कहा जाता है, हैवी एलिमेंट बोला जाता है। इस बात को अभी कभी नोट्स कीजिएगा, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो। सो इसको आप अभी का अभी नोट्स कीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिग बैंग की घटना के समय उत्पन्न जितने भी मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेस हैं सबके नाम लिखें। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर सबसे पहला फिजिकल वर्ल्ड में आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस का नाम पढ़ना है फिजिक्स में भी। तो आप इसको जियोलॉजी प्लस फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बिग बैंग क्या था। बिग बैंग एक ऐसा विस्फोट था जो कि कब हुआ, 13.7 अरब साल पहले हुआ, और उसी पॉइंट से हमारा ये जो ब्रह्मांड दिख रहा निकला, उसी ब्लास्ट होने से, उसी ब्लास्ट के कारण हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो उस ब्लास्ट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उस विस्फोट का ही नाम है बिग बैंग। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये घटना जो है घटा तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में 4 तरह के फोर्स तुरंत पैदा हुए। जब जैसे ही विस्फोट हुआ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स पैदा हुए। इसका नाम आप याद रखिएगा, फिजिक्स में भी काम आने वाला है आपका। तो सबसे जो है कि फर्स्ट जो है नेम है उस फोर्स का, याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम आपने सुना होगा। ये तो बहुत बड़ा ही कॉमन फोर्स है, इसका नाम हर एक लोग सुने होंगे जो कि साइंस से हो या कोई अदर बैकग्राउंड से हो, सबको ग्रेविटेशन का मतलब पता होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। बिग बैंग के समय जो सबसे 4 में से जो पहला बल जो पैदा हुआ उत्पन्न हुआ उसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो था वीक न्यूक्लियर फोर्स, बोले तो दुर्बल नाभिकीय बल। अगला कौन था भाई, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और लास्ट जो फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बोले तो वैद्युत चुंबकीय बल। यही वो 4 बल हैं जो कि जैसे ही बिग बैंग विस्फोट हुआ ये चारों के चारों बल उसी समय उत्पन्न हुए। इसके नाम आप याद रख सकते हैं। और ये मैंने आपको बोला कि ये फिजिक्स में भी काम आएगा आपको। फिजिक्स में तो खैर इसी के बारे में ही पढ़ना है आपको, सारे फिजिक्स में। और साथ ही साथ याद रखिएगा कोई आपसे पूछे कि ये चारों बल में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे तगड़ा बल कौन है हमारे ब्रह्मांड का, याद रखिएगा इसका नाम से ही क्लियर है। ये तीसरा नंबर आपको दिख रहा है, ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे तगड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम है इसका, प्रबल नाभिकीय बल है। और हमारे ब्रह्मांड का
सबसे जो कमजोर फोर्स है, याद रखिएगा, वो कौन सा है? तो वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर, सबसे वीक फोर्स है। फिजिक्स में ये काम आएगा आपको, लेकिन यहाँ तो केवल चारों फोर्स का नाम जानना, आपको लिख लेना होगा इसको, और ये लिख लेना होगा, ये बता देना है कि सबसे वीक है, सबसे कमजोर है, और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये सबसे क्या है? मजबूत है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन कभी एग्जाम में पूछते हैं, हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र का पिता कौन है? तो याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स हटन, याद रखिएगा, जेम्स हटन नाम के एक जो है कि ये क्या बोलते रिसर्चर थे, जो कहाँ के थे? शायद आई थिंक स्कॉटलैंड के थे। इन्हें ही बोला जाता है फादर ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के फादर यही पूरे वर्ल्ड में, जेम्स हटन साहब। तो आप इस नाम को याद कर लीजिएगा, और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और क्वेश्चन कि भाई इंडिया में कौन है फादर ऑफ जियोलॉजी? वो तो खैर पूरे वर्ल्ड में हो गए, लेकिन इंडिया में कौन है? तो याद रखिएगा कि जब अंग्रेजों का समय था यहाँ पे, उस समय अंग्रेज अफसर थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट भारत में जितने भी प्राचीनतम चीज़ों का खोज करने में इनका काफ़ी योगदान रहा, और जियोलॉजी और भूगर्भ शास्त्र में भी इनका बहुत योगदान रहा। इसलिए ये थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, लेकिन इनको भारत में जियोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जियोलॉजी इन इंडिया, रॉबर्ट ब्रूस फूट साहब। ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक जो है ग्रह कौन सा है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आपने आई थिंक इसको देखा होगा, पढ़ा होगा। मरकरी ग्रह जो है सबसे नज़दीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई, सूर्य के सबसे दूर कौन है? तो ये तो नेपच्यून, आपको शायद पता ही होगा। इस तरह से जो है कि और क्वेश्चन जो है कि आपको पूछा जाएगा, इजी भी रहेगा और कुछ यूनिक और टॉप भी रहेगा, जिसको मैंने पहले आपको बता दिया। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर दिया। हमारा सौरमंडल कब बना, ये वही क्वेश्चन रिपीट होने लगा 4.6 अरब साल पहले, और बिग बैंग का घटना कब घटा? तो 13.7 अरब साल पहले। और इस तरह से आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से फिनिश होता है। अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो चैप्टर 1 के अंदर से जितना भी क्वेश्चन आएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, और बाकी चैप्टर भी मैं कंटिन्यू आपको दे दूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई परेशानी ना हो। तो खैर, इस वीडियो को मैं यही लास्ट करना चाहूँगा, और तब तक के लिए आप इसको ठीक से लीड करके प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और मैं नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।